आज देश के लिए एक नहीं दो बुरी खबर आई। एक, तेल के दाम फिर से बढ़ गए और दूसरी आई सीधे अमेरिका से, जहां डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से लगता है ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों बुरी खबरों के बीच वेनेजुएला से हमारा तेल का आयात अब इतना बढ़ता जा रहा है कि वो हमारे जिनसे हम आयात करते हैं तेल, उन देशों में तीसरे नंबर पर आ गया है। रूस अभी भी सबसे ऊपर है। कैसे हमारा तेल आयात बदल रहा है और क्या अब देश के सामने तेल के इंपोर्ट को लेकर चिंता करने की कोई वजह नहीं बची है क्या, या फिर अभी भी अगले 2-3 महीने 6 महीने मुश्किल के गुजरने वाले हैं? राष्ट्र की बात में आज इन्हीं सारे सवालों का विश्लेषण होगा। आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ ऑयल एक्सपर्ट जुड़ेंगे, नरेंद्र तनेजा, डिफेंस एक्सपर्ट्स होंगे, जर्नलिस्ट होंगे, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट होंगे। आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्या युद्ध फिर शुरू हुआ तो क्या आपको भी मुश्किलों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सबसे पहले तेल के दाम कितने बढ़े? आपने सुबह से इंटरनेट पर बाकी जगह पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा। पेट्रोल के दाम आज 87 पैसे और डीजल के 91 पैसे बढ़ गए। सीएनजी 1 रुपए महंगी हो गई। तो अब दिल्ली में पेट्रोल के दाम 98 रुपए 64 पैसे, डीजल के 91 रुपए 58 पैसे और सीएनजी के 81 रुपए 9 पैसे। इससे पहले 2 बार तेल कंपनियां पहले ही 9 दिन में दाम बढ़ा चुकी हैं। 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे, बिल्कुल इतना ही, डीजल 91 पैसे बढ़ा था और सीएनजी 1 रुपए बढ़ी थी। छोटे छोटे बदलाव किए जा रहे हैं इन तेल के दामों में। 15 मई को लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए और सीएनजी 2 रुपए बढ़ाई गई थी। उस शुरुआती बड़े झटके के बाद अब छोटे छोटे झटके दिए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, थोड़ी देर में समझेंगे। अब अचानक, जैसा मैंने कहा, आज एक आंकड़ा आया, आप भी देखिएगा। वेनेजुएला, जो हमें देश तेल निर्यात करते हैं, उन देशों की लिस्ट में अचानक तीसरे नंबर पर आ गया है। ये ऊपर लिस्ट देखिए, कहां कहां से हमारा कितना कितना तेल अब आ रहा है। ये मई का आंकड़ा है, बिल्कुल ताजा आंकड़ा। सबसे ज्यादा तेल हम रूस से अब ले रहे हैं, 16 लाख बैरल प्रतिदिन, जो कुल आयात का 35% है। यूएई से आता है 6 लाख बैरल, 12%। और वेनेजुएला से अब आ रहा है 5.5 लाख बैरल, जो कि 11% है हमारे टोटल इंपोर्ट का, 11%। और फिर उसके बाद सऊदी से आ रहा है 10%, इराक से 9% और यूएस से भी 6% तेल हम आयात कर रहे हैं। ये हैं टॉप 6 सप्लायर ऑयल के टू इंडिया। अब वेनेजुएला क्यों अचानक तीसरे नंबर पर आ गया, थोड़ी देर में आपको उसका जवाब भी देता हूं। अब फरवरी में जो हम तेल आयात कर रहे थे, वो किन किन देशों से कितना था? रूस से 22%, सऊदी से 21%, इराक से 20%, यूएई से 10%, वेनेजुएला 8 पर था और यूएस 7 पर था। अब लेकिन वेनेजुएला 11% के साथ तीसरे नंबर पर आ गया है। वैसे आप पिछले 2-3 महीने से, जब से तेल का संकट शुरू हुआ है, युद्ध शुरू होने के बाद, आप बहुत सारे आंकड़े सुन चुके होंगे। आज आपको एक और आंकड़ा बताता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल कौन से देशों के पास है? मैं रिजर्व्स की बात कर रहा हूं, जो जमीन के नीचे होता है। वेनेजुएला है वो देश जिसके पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, 300 अरब बैरल के, 300 अरब बैरल के। उसके बाद सऊदी अरब का नंबर आता है। सऊदी के पास है 267 अरब बैरल ऑयल रिजर्व। ईरान के पास है 209 अरब बैरल। ये देखिए, वेनेजुएला नंबर 1 पर है। कितना निकाल पाते हैं वो अलग बात है। कनाडा 163 अरब बैरल, इराक 145 अरब, फिर यूएई, और उसके बाद देखिए भारत के पास है सिर्फ 5 अरब बैरल ऑयल रिजर्व जमीन के नीचे। ये टॉप 9 कंट्रीज मैं आपको दिखा रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। अब वेनेजुएला जब तीसरे नंबर पर आया है तो आप समझ सकते हैं क्यों आया है। अब भारत का एक और आंकड़ा आपको दिखाता हूं, जो बिल्कुल ताजा आंकड़ा है। भारत में मैंने बताया ना आपको, तेल रिजर्व है कुल मिलाकर 5 अरब बैरल। खपत हमारे यहां है 55 लाख बैरल की प्रतिदिन। उत्पादन हमारे यहां होता है हर दिन 5 से 9 लाख बैरल का, जो कि हमारी कुल खपत का 12 से 15% है। और उसका नतीजा यह है कि हमको अपनी जरूरत का, खपत का 85 to 88%, 85 से 88% इंपोर्ट करना पड़ता है। और इसीलिए जैसे ही वॉर शुरू हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, सबसे पहला असर जो हमारे देश पर पड़ा, आप हम पर पड़ा, इकोनॉमी पर पड़ा, वो था ये ऑयल की वजह से, क्योंकि हमारा सारा इंपोर्ट आता है और इसका भी 50-60% हॉर्मुज से आता है। इसीलिए सीधा असर हुआ हमारे ऑयल पर, पेट्रोल, डीजल और भी बहुत सारी चीजों पर। अब जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, उसके बाद से हमारा तेल कैसे आ रहा है
आप भी सोच रहे होंगे, हमने ही बहुत सोचा। फिर जो मोटे तौर पर पता चला वो ये, सऊदी अरब से इस रास्ते से अब तेल हिंदुस्तान आ रहा है। यहां से सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से रेड सी, यानबू पोर्ट, अरब सागर होते हुए भारतीय बंदरगाह। एक तो ये रास्ता है जो भारत ने निकाला है सऊदी अरब के साथ मिलकर। दूसरा है यूएई से ओमान, फुजैरा पाइपलाइन से, और वहां से सीधा भारतीय बंदरगाह। तीसरा वेनेजुएला, यूएस, ब्राजील, नाइजीरिया, अंगोला। एक ये है, उसका रास्ता ये रहा, ये आप देख रहे हैं यहां पर, अटलांटिक महासागर, केप ऑफ गुड होप, उसके बाद हिंद महासागर और भारतीय बंदरगाह। ये बड़ा रास्ता है, थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है, उसको लाने का खर्चा भी ज्यादा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। तो ये 3-4 रूट से आजकल हिंदुस्तान का तेल आयात किया जा रहा है। अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिंदुस्तान में है, और ये वेनेजुएला वाला जो आंकड़ा है ये रेलेवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल इंपोर्ट करे। अब मार्को रूबियो आए हैं, कोलकाता में लैंड किया, उसके बाद दिल्ली आ गए हैं, वो क्वाड बैठक में हिस्सा लेंगे। 24 तारीख को द्विपक्षीय वार्ता है दिल्ली में, फिर 25 मई को आगरा और जयपुर जाएंगे, और 26 मई को दिल्ली में क्वाड की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात है, और जाहिर है जब अमेरिका के विदेश मंत्री आए हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा तेल का होगा, और उसके बाद युद्ध का भी मुद्दा होगा। अब जल्दी से आपको युद्ध के कुछ अपडेट बता दूं, क्योंकि बुरी खबर आई है। ईरान पर एक बार फिर से हमले की तैयारी कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने इस बारे में एक बड़ी बैठक बुला ली है। उनके बेटे ट्रंप जूनियर की शादी थी, वहां से वो लौट आए हैं अचानक। सारे वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी है, सैनिकों की भी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। माना यही जा रहा है, पूरा अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अचानक ये सारे के सारे प्रोग्राम कैंसिल करके ट्रंप वॉशिंगटन डीसी इसलिए लौटे हैं क्योंकि वो एक बार फिर से ईरान पर हमला करने की एक योजना बना रहे हैं। इस बीच खबर यह आई कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश के आरोप में मोहम्मद बाकिर साद नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। अब जरा सोचिए, अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को निशाना बनाने की, असैसिनेट करने की योजना, खबर यह है, अमेरिकी सूत्र बता रहे हैं कि यह आईआरजीसी की योजना थी। अब आतंकी मोहम्मद बाकिर पकड़ा तो गया है, बाकी पता चलेगा कि वो किसके कहने पर यह योजना बना रहा था। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से तुलसी गबार्ड ने भी इस्तीफा दे दिया। वो खुफिया विभाग की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की चीफ भी थी, और आपको याद होगा कुछ ही टाइम पहले उन्होंने यह भी कह दिया था कि ईरान से अमेरिका को कोई बहुत फौरी खतरा नहीं था। इससे पहले भी 3-4 और बड़े अधिकारी डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन छोड़ चुके हैं, कुछ को उन्होंने हटा दिया। अब तुलसी गबार्ड के बारे में यह कहा जा रहा है कि उनके पति को बोन कैंसर है, इसीलिए वो निजी कारणों से इस्तीफा दे रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने उनको हटा दिया है। पर इस बीच कुछ ट्रूस के लिए, समझौते के लिए, शांति वार्ता के जरिए इस मामले को सुलझाने के लिए कोशिशें भी तेज हो गई हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर तेहरान में है, कतर का एक प्रतिनिधि मंडल भी तेहरान में है। अब ट्रंप उधर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यूएई, सऊदी और कतर ट्रंप से अपील कर रहे हैं कि फिलहाल आप हमला ना करें। तो आप देख रहे हैं अचानक कैसे हर तरफ हलचल बढ़ती जा रही है। अब हिंदुस्तान के लिए क्या है, अभी आपको समझाता हूं राष्ट्र की बात में। पहले आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, तेल फिर महंगा, अब संकट मोचक क्या वेनेजुएला? और दूसरा, ट्रंप करेंगे हमला, क्या करेगी दुनिया? अभी तक तो ट्रंप को कोई रोक नहीं पाया, क्या फिर से हमला किया और हालात और बिगड़े तो क्या कोई है जो इस हमले को, इस युद्ध को रोक पाए? राष्ट्र की बात में आज मेरे